आज का दंगल बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान पर है। आज दिन भर अमृतसर से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। बीएसपी से लेकर दलित संगठनों तक सबने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दरअसल गणतंत्र दिवस के दिन ही अमृतसर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर हमला हुआ। उसे तोड़ने की कोशिश की गई। वहां रखी संविधान की प्रतिमूर्ति जलाने की भी कोशिश हुई। हमलावर हालांकि पकड़ा गया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, यह पुलिस पता नहीं लगा पाई है। सीएम भगवंत मान खुद साजिश की आशंका जता रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है और इस पूरे मामले की आंच दिल्ली के चुनाव तक अब पहुंच चुकी है। दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को दलित विरोधी बता रही है, तो पंजाब में कांग्रेस भगवंत मान सरकार पर दलित डिप्टी सीएम नहीं बनाने और दलित विधायक को अपमानजनक बातें कहने के मुद्दे भी उठा रही है। दिल्ली में दलित वोट की सियासत पंजाब ही नहीं मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज से बाबा साहेब की जन्मस्थली इंदौर जिले के बहू से जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुरू किया है। दरअसल यह सारी सियासी कवायद दलित वोट बैंक पर कब्जे की है और दिल्ली के नजरिए से देखें तो इस वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी का कहे तो एक छत्र राज्य रहा है। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी करीब 65 से 70% दलित वोट पा रही है। ऐसे में चुनाव के समय अमृतसर में अंबेडकर प्रतिमा पर हथौड़े चलाने के पीछे क्या वोट की साजिश है? आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं। देश में अंबेडकर और संविधान के नाम पर राजनीति का हाल ये है कि दिल्ली से अमृतसर तक आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दिल्ली चुनाव का रण क्षेत्र छोड़ कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के महू में जय बापू जय भीम जय संविधान कर रही है। लेकिन असली लड़ाई दिल्ली में छिड़ी है, जिसमें अंबेडकर दलित और संविधान पर हमले की नई चिंगारी पंजाब से भड़की है। क्योंकि जिस दिन पूरा भारतवर्ष बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान और गणतंत्र भारत का उत्सव मना रहा था, उसी दिन अमृतसर में हेरिटेज स्ट्रीट के टाउन हॉल एरिया में बाबा साहेब की प्रतिमा पर हथौड़े चल रहे थे। संविधान की किताब पर आग लगाने की कोशिश हो रही थी। जिस सीढ़ी को बाबा साहब के गले में माला डालने के लिए लगाई गई सीढ़ी पर चढ़कर हमला करने वाले आरोपी को गार्ड्स ने पकड़ लिया। पुलिस ने उससे पूछताछ की। पता चला मोगा जिले के रहने वाले आरोपी का नाम आकाशदीप सिंह है, जो दुबई में मजदूरी करता था। कुछ महीने पहले घर लौटा है। उसका परिवार मोगा के धर्मकोट में चुगा बस्ती इलाके में किराए पर रहता है। जो बंदा मिसचीफ करता है तो कोई प्री डिटरमिन्ड माइंड से ही आया है, उसी बात को सारी को अनरेवल कर रही है, जो मतलब उसको अनफोल्ड करेगी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। आरोपी ने बाबा साहब की मूर्ति क्यों तोड़ी, इसकी पूरी पड़ताल बाकी है, लेकिन इस हमले पर सियासत पंजाब से दिल्ली तक उबल पड़ी। पंजाब के सीएम भगवंत मान कह रहे हैं कि आरोपी और उसके पीछे की साजिश का पता लगाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चुनाव के माहौल में बाबा साहेब और संविधान के अपमान पर 100 सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जिस बाबा साहब की फोटो कुर्सी के पीछे लगाकर केजरीवाल और उनकी पार्टी दिल्ली से पंजाब तक कुर्सी पर काबिज हो गई, उनकी मूर्ति के ऊपर हथौड़े भी आम आदमी पार्टी की सरकार में ही चले हैं। ये एक नहीं अनेक प्रहार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी सोच पर आम आदमी पार्टी ने किए हैं। इन्होंने कहा था उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं बनाया। राज्यसभा में एक भी दलित सांसद नहीं बनाया। दो इनके दलित मंत्रियों ने इस्तीफा दिया कि ये लोग आम आदमी पार्टी की सोच दलित विरोधी है। और यही नहीं, इन्होंने 500 बच्चों को 5 सालों में विदेश में पढ़ने के लिए भेजना था, दलित समाज के 5 बच्चों को भी नहीं भेजा है। दलित महिला ने जब टिकट मांगी तो उसे लाखों रुपए लिए, बाद में उसकी पिटाई करवा दी। यही नहीं, दलित का जो फंड मिलता है, इन्होंने दलित समुदाय के उस फंड का भी दुरुपयोग किया।
मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के दलित विधायक को जूता सूंघाने की बात कही। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपने गले का हार निकाल के अंबेडकर के गले पे डाल दिया। तो ये अंबेडकर जी का अपमान था कि नहीं था? बीजेपी केजरीवाल को अंबेडकर विरोधी करार दे रही है तो कांग्रेस देश विरोधी। केजरीवाल को फर्जीवाल कह चुके अजय माकन ने अब पार्टी की पंजाब यूनिट के साथ केजरीवाल पर चौथा सीरियल अटैक किया है। जो एनार्किस्ट है, जो संविधान के अंदर जो विश्वास नहीं रखता है, अगर उसी के शासन के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया जा रहा है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आरोप लगते हैं कि केजरीवाल देश विरोधी ताकतों को मंच देते हैं। आरोप है कि केजरीवाल देश विरोधी ताकतों की मदद लेते हैं। आरोप है कि देश विरोधी ताकतों को वो समर्थन देते हैं। 2017 में केजरीवाल खालिस्तानी के घर ठहर चुके हैं। 2024 में खालिस्तानी संगठन ने केजरीवाल को 128 करोड़ रुपए देने का दावा किया। भगवंत मान ने दावा करने वाले खालिस्तानी पर मुकदमा तक नहीं किया। केपीएस गिल साहब ने कहा कि सिर्फ अगर आम आदमी पार्टी अगर आएगी तो आतंकवाद और रेडिकल्स यहाँ पे बढ़ेंगे, दूसरी पार्टियों के साथ में नहीं बढ़ेंगे। ऐसा गिल साहब ने 2 फरवरी 2017 में कहा। दरअसल केजरीवाल के खिलाफ पंजाब से दिल्ली तक जो हमले का नया मोर्चा खुला है, उसके पीछे दलित वोट की राजनीति है। क्योंकि दिल्ली में पिछले चुनाव की बात की जाए तो 2020 में आम आदमी पार्टी को वाल्मीकि वोट 65% मिले, तो बीजेपी को 29%, कांग्रेस को 4%। इसी तरह जाटव वोट आम आदमी पार्टी को 72% मिले, बीजेपी को 22%, तो कांग्रेस को 3%। अन्य दलितों का वोट आम आदमी पार्टी को 66% मिला, बीजेपी को 27%, तो कांग्रेस को 5%। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत वाले पंजाब में जब बाबा साहेब की मूर्ति पर हथौड़े चलते हैं और संविधान की किताब में आग लगाने की कोशिश होती है, तो बीजेपी से लेकर कांग्रेस हाथों हाथ इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल सरकार पर टूट पड़ते हैं। दरअसल दिल्ली की लड़ाई में दलित वोट का एंगल ये भी है कि दिल्ली की 70 में से 12 विधानसभा सीटें तो इनके लिए आरक्षित हैं ही। अन्य 7 से 8 सीटों पर भी दलित वोट ही नतीजे पर असर डालते हैं, क्योंकि दिल्ली में करीब 17% दलित वोटर हैं। इनमें 38% जाटव, 21% वाल्मीकि और बाकी अन्य समाज से आते हैं। और इस वोट बैंक पर कब्जे की होड़ में इस बार बीजेपी ने 14, कांग्रेस ने 13 और आम आदमी पार्टी ने 12 दलित उम्मीदवार खड़े किए हैं। लेकिन अमृतसर में बाबा साहेब के अपमान के बाद मायावती ने सभी दलों को बाबा साहेब के नाम पर राजनीतिक छल करने का आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि दिल्ली के चुनावी मौसम में पंजाब के अंदर जो कांड हुआ है, उसका चुनावी असर दिल्ली के दलित वोटों पर कितना पड़ता है। आज तक ब्यूरो। तो इस बार अब हर जगह पर जो भी कुछ हो रहा है देश में, वो सारा चीज दिल्ली के चुनाव से जोड़ा जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि मुंबई में सैफ अली खान के घर पे हमला होता है, आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। और अब अमृतसर में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की, तो अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को दलित विरोधी करार देने की कोशिश चल रही है। उस सभी को लेकर कांग्रेस ने भी काफी संगीन आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए हुए, और दिल्ली चुनाव में ये सभी मुद्दे जोरदार उठने वाले हैं। इन सभी को लेकर हमारी ये चर्चा होने वाली है। हमारे साथ में आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे, आलोक शर्मा थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, आशुतोष और संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन अनुराग ढांडा, आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोपों की फेहरिस्त ये लंबी होती जा रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव के वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट गई थी, उसके बाद सरकार को जिस तरीके से घेरा गया था, अब आपकी बारी है। आप पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई कहां गया सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जिम्मा, कानून व्यवस्था का जिम्मा, कैसे इस तरीके से हमला होता है। और कांग्रेस तो आप पर सरकार विरोधी और देश विरोधी ताकतों से जोड़ने का आरोप लगा रही है। अनुराग ढांडा, कैसे रिस्पॉन्स करेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है साहिल जी, जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके की चीजें सामने आने लगी हैं, जिस तरीके की हरकतें विरोधी पार्टियों के द्वारा की जाने लगी हैं, जिस तरीके के आरोप लगाए जाने लगे हैं, जो घेराबंदी की जा रही है, उससे एक चीज तो स्पष्ट हो रही है कि दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, इसलिए ये सारा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। और किसी न किसी तरीके से छटपटाहट है ये अंतिम समय पे कि किसी न किसी तरीके से कोई चीज चिपकाने का प्रयास करें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अमृतसर में जो घटना हुई है उसको हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। हमारे लिए ये किसी भी प्रकार से इस तरह की किसी भी चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुरंत उस आरोपी से पकड़ के पूछताछ उससे की जा रही है और पूरी साजिश को इस मामले में बेनकाब करेंगे।
साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि मैं अभी देख रहा था कि इस तरीके के इंसिडेंट रिपीटेडली बार बार होते हैं और कहां कहां होते हैं। 30 जनवरी 2018 को हरियाणा में स्टैचू इसी तरीके से पे हमला किया गया, तोड़ा गया। 23 दिसंबर 2024 को गुजरात में इस तरीके की घटना हुई। 20 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र में इस तरीके की घटना हुई। 10 फरवरी 2021 को हरियाणा में फिर इस तरीके की स्टैचू के ऊपर अटैक की घटना हुई। 21 अप्रैल 2024 को हरियाणा में फिर इस तरीके की घटना हुई। एक भी केस में इसमें भारतीय जनता पार्टी से पूछिएगा कि क्या कार्रवाई हुई, क्या साजिश बेनकाब हुई, क्या उन लोगों को पकड़ा गया या उनको सरपरस्ती देकर के उनको छोड़ दिया गया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमित शाह जी ने भरी पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया, जिस तरीके से उनका मजाक उड़ाने का प्रयास किया, उसकी माफी आज तक नहीं मांगी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मंशा पर संदेह इसलिए होता है जब ये आरोप लगाते हैं कि क्या ये अपने राज्यों के अंदर इस तरीके की घटनाओं को सीरियसली लेते हैं। सबको पता है दलित समाज के साथ क्या होता है बीजेपी के स्टेट्स के अंदर, सबको ढेरों वाकई पता है। मंशा पर आप यहां पर संदेह उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर उठना लाजमी है क्योंकि ये 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन जिन्होंने भारत को वह संविधान दिया, उस संविधान को मनाने का जो दिन है, संविधान लागू होने का जो दिन है, उसी दिन, और वो भी उस जगह पर जहां पर पुलिस स्टेशन बिल्कुल सामने है। मैं वहां पर देख रहा था, वहां पर डीसीपी वहां पर बात कर रहे थे हमारे रिपोर्टर से और वो कह रहे थे बिल्कुल सामने पुलिस चौकी और वहां पर इस तरीके की घटना होती है। एक दिन पूरा बीत जाता है, लेकिन इस पूरे घटना के पीछे का मोटिव क्या है पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। तो अनुराग ढांडा, सवाल तो उठेंगे ना, आरपी सिंह से भी हम पूछेंगे जो आपने सवाल उठाए हुए हैं, लेकिन यह सवाल तो उठेगा ही ना कि आखिरकार ऐसा क्या है कि इसका जवाब वहां पर पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। नहीं, निश्चित तौर पे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पूरी साजिश बेनकाब करेंगे और तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया था। मैं फिर वही कहना चाहता हूं कि विद इन अ टाइम लिमिट हमने एक्शन लिया और उस व्यक्ति को पकड़ करके उससे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पूरी साजिश बेनकाब करेंगे, लेकिन इस तरीके के इंसिडेंट्स के ऊपर इन लोगों का रवैया क्या होता है, इस तरीके के इंसिडेंट्स के ऊपर जब खुलेआम, जब अमित शाह जी ने जब भरी संसद में ही कह दिया था, उससे ज्यादा तो कोई क्या अपमान कर सकता है। उसके बावजूद भी आप बता दो अगर आज तक माफी मांगी हो तो। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल ना उठाएं। हम तो बाबा साहब की नीतियों पे चलने वाले लोग हैं और हमारे लिए तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है ये चीज कि बाबा साहब का अगर कोई अपमान कर दे उसको छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। लेकिन हम तो उनकी नीतियों पे ही काम कर रहे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, मूलभूत सुविधाओं पे। बाबा साहब ही चाहते थे कि जो कतार में अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसको जीने का अधिकार मिले, उसको बराबरी का हक मिले। वो देने का प्रयास अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि राजनीति हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। साहिल, जिस तरीके से संसद में हुआ उसका एक तरीके से बदला हम कह सकते हैं। भाई एमपी में हुआ, बाकी सब जगह पे हुआ, हरियाणा में हुआ, तब किसी ने हल्ला नहीं किया। आरपी सिंह। साहिल, असल में क्या कि ये सब कुछ बता दिया उन्होंने, वो नहीं बताया कि थाने के मतलब बिल्कुल मैं कहूँगी वहां का, मेरा अमृतसर जाना रहता है, मेरे परिवार के जनों का वहां मकान है, मेरे अपने वहां पे पुराना मकान है। ये जहां हुआ आप मतलब वहां से 5-10 मतलब मुश्किल से 20 गज की दूरी पे चौकी है। अब वो पुलिस वाले वहां क्या कर रहे थे, सबके सब वो एक व्यक्ति सीढ़ी चलाकर चढ़ रहा है, वो कोई पुलिस का एम्प्लॉय नहीं, वो कोई ऐसे नहीं कि जो उसकी इसकी ड्यूटी लगी हो कि वहां पे करना है। वो चढ़ रहा है, थोड़ा लेकर चढ़ रहा है, उनकी आंख के सामने चढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा खेल हो रहा है। ये कोई ऐसे नहीं कि एक कुछ हो गया और ये जो जांच करेंगे, मैं आपको हो सकता है रात तक आपको मैं जानकारी लेकर दूंगा कि उसके परिवारजनों की कोई प्रभु कृपा से पंजाब में मेरा अच्छा आना जाना लग रहा था, परिवारजन है, मैं आपको जानकारी दे दूंगा और 2 घंटे बाद निकाल रहा हूँ जानकारियां कि व्यक्ति की बैकग्राउंड क्या है, किसके साथ जुड़ा हुआ, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा या किस पार्टी के साथ जुड़ा है, वो सब जानकारियां आ जाएंगी शाम तक 2 घंटे में। परंतु जो मूल बात है, क्या आपको फोटोग्राफ भूल के सुनीता बहन जी अपने वीडियोस बना बनाकर भेजती थी। वहां पर पहले बाबा साहब जी की सॉरी तस्वीर लगा रहती थी, वहां पर पीछे चित्र लगा रहता था अंबेडकर जी का, वो उतारकर केजरीवाल जी का चित्र लगा दिया वहां पर। तो उनके लिए बाबा साहब हों, भगत सिंह जी हों, ये सिर्फ एक वोट बैंक के लिए फोटो दिखाने के लिए हैं, अन्यथा उनके लिए केजरीवाल से आगे कुछ है नहीं, सब कुछ घूम फिर कर केजरीवाल है। और इन्होंने तो वादा किया था कि हम तो डिप्टी सीएम बनाएंगे, वहां पर एक पिछड़ी जाति से, दलित जाति से डिप्टी सीएम बनाएंगे। आज तक वो वादा पूरा हुआ क्या? कभी इन्होंने कहा कि हम वादा पूरा करेंगे? इन्होंने कहा था कि हम हर दलित बच्चे को विदेश भेजेंगे जिसको पढ़ने के लिए जाना हो। कई हजारों करोड़ रुपए का ऐड भी खर्चा किया था, कई हजारों रुपए का विज्ञापन अखबारों में और टीवी पे चलते थे, याद है आपको?
आपके चैनल पे भी चलाए। कुल मिलाकर 5 बच्चे भेजे, कुल मिलाकर 5 बच्चे, और अब फिर कहते हैं कि हम फिर करेंगे। असल में क्या है कि ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और हैं। इनकी मंशा कुछ और रहती है, करते कुछ और है, कहते कुछ और हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो फिर ये पूरे देश की बात करते हैं। जैसे प्रदूषण को लेकर पहले कहते थे ना पंजाब की पराली, अब पूरे देश की बात करते हैं। बीच में तो ये पाकिस्तान की भी बात करने लगे थे कि नहीं पाकिस्तान में पराली जलती है इसलिए यहाँ पर प्रदूषण होता है। तो ये बात को किस ढंग से टालना, किस ढंग से दूसरों पर बात ले जाना, इसके ये माहिर हैं। और इसके मामले में सबको पता है कि इनकी जो रिलेशनशिप है किनके साथ हैं, संबंध किनके साथ हैं। अब मैं उसमें विस्तार में जाऊंगा तो इनको दिक्कत होगी। इनके अपने वहां के जो माननीय स्पीकर साहब हैं कुलतार सिंह संधवान, जरा पूछिए, विदेश गए थे 3 साल पहले, 2 साल पहले माफी चाहता हूँ, और वहां पर हरजीत सिंह बाजवा वहां पर स्टैम्प्ड खालिस्तानी है, उनसे स्वागत कराया था, उन्होंने उनको फेलिसिटेट किया था, उनके घर पे भोजन करने भी गए थे वो हरजीत सिंह बाजवा। मैं आपको पिक्चर भेज देता हूँ भोजन की भी और उनका स्वागत करते हुए भी की हुई। तो आरपी सिंह जी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज यही, आरपी सिंह जी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज इसी बात को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन और सुखविंदर सिंह रंधावा, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसमें सीधा आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को तो फंडिंग हो रही है। आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी संगीन आरोप आपने लगाया हुआ है। नहीं वो तो पन्नून से पैसे मिले हैं आम आदमी पार्टी को, जो आरोप अभी आरपी सिंह लगा रहे हैं। साहिल एक सेकंड, साहिल जी एक सेकंड जी, एक सेकंड साहिल जी, एक सेकंड और दे दीजिए जी, एक सेकंड और दीजिए। वो आरोप नहीं है, पन्नू ने ओपनली कहा, बोलिए हमने पता नहीं कितने 128 करोड़ रुपया दिया, मैंने पहले 128 करोड़ रुपया दिया। इन्होंने कोई उठाकर मुकदमा थोड़ा दर्ज किया कि पंजाब के किसी थाने में मुकदमा दर्ज करते, कहते हुए हम इसके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। इतनी बात छोड़िए, राघव चड्ढा जी अभी विदेश गए थे, एकमात्र फोटो जब वो आंखों का इलाज कराने गए थे, एकमात्र फोटो राघव चड्ढा जी ने डाली वो प्रीत कौर गिल के साथ। वो कौन है प्रीत कौर गिल, उसका बायोडाटा निकाल लेना चाहिए। वो सांसद है परंतु किसके पक्ष में बयान देती है, आलोक शर्मा, बायोडाटा निकाल लेना चाहिए उसका जी। देखिए साहिल जी, कांग्रेस ने आरोप लगाया हुआ है, अनुराग ढांडा आपसे जवाब लेंगे, एक मिनट। आलोक शर्मा बोल रहे हैं, बोलिए आलोक शर्मा। देखिए मुझे लगता है पन्नू से तो दोनों की यारी है बढ़िया वाली। पन्नू वहां गए थे, वो ट्रंप के स्वागत समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में सब गए थे। क्या जो मोस्ट वांटेड हमारे यहाँ पर है वो वहां पर अमेरिका में खालिस्तान के पक्ष में नारे लगा रहा है, और हमारा विदेश मंत्रालय महीनों से केवल इस चीज पे ताकत लगा रहा है कि मोदी जी को किसी तरह से निमंत्रण मिल जाए। तो पन्नू से तो दोनों की यारी है इनकी। आम आदमी पार्टी वाले पैसे लेते हैं और ये उसके साथ मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पन्नू की बात ना करके आज हम अमृतसर की बात अगर कर रहे हैं, मुझे याद है कि आम आदमी पार्टी ने जिस समय पर बेअदबी का मामला हुआ तो सीधा आरोप ये लगाया था कि सीएम पर एफआईआर होनी चाहिए। उस समय पर सीएम हमारे थे, कांग्रेस पार्टी के थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो क्या आज जो ये बेअदबी से भी ज्यादा बुरा मामला हुआ है, अपमानजनक, क्या भगवंत मान पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्योंकि होम डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है, और पुलिस के सामने अगर ऐसा होता है कि जिस तरह से संविधान निर्माता की मूर्ति के साथ विखंडन करके जो भी कुछ हुआ है, तो सीएम के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? पहली चीज तो ये। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी पूरे पंजाब में, क्योंकि मैं कांग्रेस का पंजाब का इंचार्ज भी हूं, हम लोग वहां पर जय बापू, जय भीम, जय संविधान 1 महीने से तमाम हम पूरी यात्राएं निकाल रहे थे, और अमित शाह जी के पुतले भी फूंक रहे थे, तमाम चीजें थी। तो उसके पूरी तरह से वहां पर ये मामला था कि भाई किसी भी रूप में कहीं ना कहीं इस तरह की अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि एक के लिए तो पूरी तरह से संविधान जो है वो अपशुगन है बीजेपी के लिए, तो और आम आदमी पार्टी केवल बाबा साहब को वोट के लिए इस्तेमाल करती है। तो लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा? वहां पर हालत यह है कि 1 हफ्ते के अंदर 5-5 थानों में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, और थाने में एसएचओ कहते हैं कि साहब नहीं वो तो उसका बाइक का, मोटरसाइकिल का टायर फटा था। ये तो हालात हो गए वहां के, और बीजेपी तो वहां पर कुछ कहे नहीं। बीजेपी के जो कुकृत्य हैं वहां पर, कौन कौन जीता है लोकसभा में और उसको किसका सपोर्ट है, कौन कौन एक्सट्रीमिस्ट को वहां पर हवा दे रहा है, अजीत डोभाल जी का क्या रोल है, बठिंडा से हवाई जहाज में बैठकर आसाम कौन गया था, कैसे गया था, क्यों गया था, किसके हवाई जहाज में बैठ के गया था। तो ये दोनों मिले हुए हैं पंजाब का बेड़ा गर्क करने के लिए। तो पंजाब का मुद्दा अब दिल्ली में उतर रहा है।
पंजाब का मुद्दा दिल्ली में उतर रहा है, अनुराग ढांडा। नहीं, मुद्दा और जो देखिए, वो सवाल आप एक राष्ट्रव्यापी वक्त मुद्दा है, आप साहिल उठा जी, रहे वो थे, केवल वही पंजाब सवाल का आप पर मुद्दा उठाया जा नहीं रहा है। है। साहिल जी, वो पूरी तरह ठीक से है। राष्ट्रव्यापी साहिल जी, मुद्दा है। साहिल जी, अनुराग देखिए, ढांडा, अम्बेडकर दोनों से का अपमान दोनों करना ने सवाल बीजेपी उठाए ने अभी। किया और आम आदमी साहिल जी, पार्टी ने जब भी किया। साहिल जी, जैसे ही चर्चा बाबा साहब के अपमान पे शुरू हुई, जो कि एक गंभीर चर्चा, इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए और कुछ आउटकम निकलना चाहिए। जैसे ही चर्चा उस अपमान के ऊपर शुरू हुई, मैंने इतनी सारी घटनाएं गिनाई आपको इनके राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुई है, और उसमें किसी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आपको बताया, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, उसके लिए इन्होंने चर्चा ही डाइवर्ट कर दी, किसी और इश्यू के ऊपर ले गए। दूसरी बात, इन्होंने आज आरपी सिंह जी ने पूरे कैमरे के ऊपर यह स्वीकार किया है कि हमारी बाबा साहब अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम में 5 दलित समाज के बच्चे विदेश में पढ़ के आए। चलो, ये आपका बताया नंबर है, मैं इसी को स्वीकार कर लेता हूं। आरपी सिंह जी, 5 दलित समाज के बच्चों को हमने टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका दिया। आप और आरपी सिंह जी प्लीज सुन लीजिए ना, परेशान मत। आरपी सिंह जी प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब आपकी पोल खुल रही है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अब आपकी पोल खुल रही है। मैं कह रहा हूं, अगर एक भी दलित समाज के बच्चे को हायर एजुकेशन, शानदार शिक्षा मिल रही है विदेश में, मैं उसको भी बड़ी बात मानता हूं। आपने चलो 5 कहा, मैं इसको ही स्वीकार करता हूं। आप अपने 20 राज्यों के अंदर अगर एक बच्चा मुझे बता देंगे कि वो बाबा साहब अंबेडकर की किसी स्कॉलरशिप स्कीम में विदेश में पढ़ के आया है, तो मैं अभी की अभी डिबेट से अभी की अभी स्वीकार कर लूंगा, मैं हार मान लूंगा आपके सामने। एक बच्चा भी, बाबा साहब के नाम से ये स्कीम शुरू नहीं करते, लेकिन बाबा साहब के नाम से जो अवार्ड्स मिलते थे वो तक इन्होंने बंद कर दिए पिछले 5-6 साल के अंदर। ये नफरत करते हैं बाबा साहब के नाम से, ये नफरत करते हैं उनकी आइडियोलॉजी से, इसलिए भरी संसद के अंदर अमित शाह जी अपमान करते हैं। अनुराग ढांडा, सवाल तो यह भी उठ रहा है ना कि जैसे कांग्रेस ने उठाया कि भाई आपने ही वचन दिया था कि पंजाब में हम मुख्यमंत्री करेंगे दलित समाज का, वो तो अभी तक बना नहीं है, और इसीलिए बार बार ये सवाल यहां पर भी उठ रहा है। देखिए, दिल्ली में सारी की सारी सीटें, शेड्यूल कास्ट की सीटें आम आदमी पार्टी जीती है 2020 में, तो जाहिर सी बात है कि आपके दलित प्रेम पर तो सवाल उठेगा ना इस बात को लेकर कि भाई आपने ही वचन दिया था कि पंजाब में हम मुख्यमंत्री करेंगे, वो नहीं हो पाया इतने दिन से, इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं वो लोग। देखिए साहिल जी, अकेले आम आदमी पार्टी का यह नारा है कि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के ऊपर जितना एक्सपेंडिचर आम आदमी पार्टी ने किया है, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया, और ये सिर्फ इसलिए, बिल्कुल है, बाबा साहब की विचारधारा ही क्या है, क्या बाबा साहब की विचारधारा, मैं कह रहा हूं बाबा साहब की विचारधारा ही क्या है। बाबा साहब की विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा है कि बच्चों को पढ़ाओ, गरीबों के बच्चों को पढ़ाओ, गरीबों के बच्चों को पढ़ाओ। जैसे ही गरीबों के बच्चों के पढ़ने की बात आती है, इन सबके पेट में दर्द हो जाता है, इन सबके पेट में दर्द हो जाता है, इन सबके पेट में दर्द हो जाता है। जैसे ही बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात आप कभी भी कर लीजिए साहिल जी, ये सब चिल्लाने लगेंगे। गरीब बच्चों को पढ़ाने की आप कभी भी बात करें, ये सब चिल्लाने लगेंगे, ये सब चिल्लाने लगेंगे। नहीं, बिल्कुल बाबा साहब के मुद्दे पे ही बात होनी चाहिए, मैं उसी पे हूँ, दारू की बोतल के साथ एक मिनट, अनुराग ढांडा साहब ने खुद ये कहा है। नहीं, एक मिनट, आलोक शर्मा, एक मिनट, अनुराग ढांडा एक मिनट, आलोक शर्मा आपकी बात करिए, उसके बाद दोबारा हम जाएंगे आरपी सिंह के पास में। पहले आलोक शर्मा कुछ बात करें। उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, इसका उत्तर हाँ या ना में आलोक जी, कोई लॉजिक है, कोई साहिल जी कोई लॉजिक है क्या, कोई साहिल जी कोई लॉजिक है क्या? ये दारू की बात ले आते हैं। अरे गुजरात में अवैध शराब बिकती है, कांग्रेस का मुंह नहीं खुलता उसके खिलाफ बोलने के लिए। अरे गुजरात में अवैध शराब बिकती है, आरपी सिंह जी एक शब्द नहीं बोल सकते उसमें। यार मोदी जी से तो हम आप गुजरात में अवैध शराब बिकती है, लाखों करोड़ का कारोबार होता है, आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती। आप बोलिए कि आपके नेता भी शामिल है इनके साथ, आप क्यों नहीं बोलते उसके ऊपर? आलोक शर्मा जी, आइए ना, शराब पे आइए। आलोक शर्मा जी, अब आप शराब पे आए थे तो शराब पे आइए। एक मिनट, गुजरात में अवैध शराब बिकती है, आपके मुंह से मुफ्त नहीं निकलती। आलोक शर्मा जी, मुख्यमंत्री शराब पे आइए आप। मिलेगा, ये उसका उत्तर दीजिए। एक मिनट, आलोक शर्मा जी, मुद्दों से कूदते रहते हैं, भागते रहते हैं इधर उधर। भाई जब संविधान के मुद्दे पर आलोक शर्मा जी, संविधान के मुद्दे पर जब अमित शाह से एक बयान पार्लियामेंट में दिया गया, गृह मंत्री अमित शाह से एक बयान पार्लियामेंट में दिया गया, तब जो मोर्चे निकाले तब आम आदमी पार्टी आपके साथ में थी, तब तो वो दलित विरोधी थी नहीं ना। आज की स्थिति में आपको मौका मिला, आप तो आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं
क्योंकि दलित वोट आपको वहां पर दिख रहे हैं जो एक जमाने में आपके पास हुआ करते थे। यही आरोप तो आम आदमी पार्टी आप पर लगा रही है। आपने कितने मुख्यमंत्री बनाए, हम लिस्ट देख रहे थे। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के आखिरी मुख्यमंत्री हो गए और उसके बाद चन्नी जी हो गए पंजाब में। यही तो सवाल आम आदमी पार्टी ने उठा दिया आप पर। चन्नी जी के बाद हमारे कितने मुख्यमंत्री बने जरा बताएंगे आप साहिल जी? कितने मुख्यमंत्री चन्नी जी के बाद बने 22 के बाद? ले दे के 1-2 राज्यों में सरकार आई है, मतलब जबरदस्ती आप। हम तो पूछ रहे हैं भाई, आपने वादा किया था कि डिप्टी सीएम हम पंजाब में बनाएंगे, हमने तो चन्नी को सीएम बनाया भाई। आप उत्तर दीजिए ना इनसे कि भाई डिप्टी सीएम की कौन सी तारीख को बना देंगे। पहला सवाल सीधा, बाबा साहब के हम असूलों पे चल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अरे बाबा साहब ने कभी कहा था कि सैकड़ों करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च करो? बाबा साहब ने कहा था सारे यू टर्न ले लो? बाबा साहब ने कहा था शीश महल बना लो? बाबा साहब ने कहा था शीश महल में मिनी बार बना लो? जबरदस्ती बाबा साहब के केवल वोट के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर। हम केवल ये पूछ रहे हैं। अनुराग ढांडा जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आरपी सिंह भी बात करेंगे। अनुराग ढांडा सारे देश में चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए, कब बनाएंगे उप मुख्यमंत्री? विचारधारा को खत्म करने का काम सबसे ज्यादा बीजेपी के बाद बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने का काम अगर सबसे ज्यादा किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। पूरे देश के सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिए। बाबा साहब का सपना था कि स्कूलों में पढ़ के गरीब परिवारों के बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे। बाबा साहब का सपना था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ के गरीब के बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे। इन्होंने बर्बाद किया। इन्होंने सारे सरकारी स्कूलों, दिल्ली के सरकारी स्कूल इनके 15 साल के शासन में बर्बाद पड़े थे। दिल्ली के सरकारी स्कूल, उनमें गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता था, बर्बाद हो रहे थे गरीबों के बच्चे। हमने 18 लाख बच्चों के लिए दिल्ली में शानदार स्कूल बनाए। ये बाबा साहब को समर्पित है। जरा आंकड़े भी देख लेते हैं। समर्पित है बाबा साहब की विचारधारा को आगे दरअसल बढ़ाने जब का ये काम सारे अगर कोई मुद्दे कर रहा है तो चुनाव आम के आदमी पार्टी कर रही है। एन चुनाव के मौसम में निकलने शुरू हो जाते हैं, तब समझ में आना चाहिए कि भाई वोटों की राजनीति जरूर यहां पर हो रही है। जरा दोनों को शांत करते हैं, जरा आंकड़े देख लेते हैं कि भाई आखिरकार नंबर्स क्या कहते हैं। देखिए 2020 में आम आदमी पार्टी को जो वोट पड़े हैं उसमें अगर हम देखें तो वाल्मीकि समाज के वोट, ये सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि 65% वोट मिले थे, बीजेपी को मिले थे 29%, कांग्रेस को मिले थे 4%। इसी तरीके से जाटव वोट भी आम आदमी पार्टी को 72% मिले थे, बीजेपी को मिले थे 22%, कांग्रेस को मिले थे 3%। तो दलितों का वोट आम आदमी पार्टी को कुल मिलाकर 66% मिल चुका है, बीजेपी को 27% मिल चुका है, तो कांग्रेस को मिल चुका है 5%। उसके साथ साथ अगर हम सीटों पर नजर डालें, जो दलित बहुल सीटें हैं उस पर अगर हम लोग नजर डालें तो 70 में से 12 विधानसभा सीटें, उसमें से 7 से 8 सीटों पर दलित वोट नतीजे पर असर डालते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पिछली बार 12 की 12 सीटें शेड्यूल कास्ट सीटें जीती है, वो अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि 2015 और 2020 दोनों वक्त पे आम आदमी पार्टी का पूरा दबदबा आशुतोष ये दलित सीटों पर, शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीटों पर साफ हमको दिखाई दे रहा है। इस बार भी 14 उम्मीदवार बीजेपी ने, 13 कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं। तो ये सारी चीजें दलित राजनीति को लेकर चल रही है क्या? क्योंकि दलित वोट काफी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी कांग्रेस ने पंजाब में चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसके बावजूद वहां पर वो जीत नहीं पाए। इस बार कांग्रेस और बीजेपी का दलित वोटों पर जो प्रभाव डालने की कोशिश चल रही है उसका फायदा, क्योंकि कांग्रेस जय संविधान का नारा लगा रही है, मऊ में आज रैली कर रही है, बीजेपी कह रही है कि कैसे आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है, इसका फायदा कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टीज को मिल सकता है क्या दिल्ली में? क्या इसी की वजह से ये सारी चीजें हो रही है? आंकड़े साफ दिखाते हैं। आशुतोष, देखिए उसके बाद संगीत रागी के पास भी चलेंगे। साहिल, ये जो बाबा साहब अंबेडकर का जो सवाल खड़ा किया जा रहा है उसके पीछे बहुत स्पष्ट कारण है, क्योंकि दिल्ली में जो दलित वोटर है वो 16.92% है, और कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे कि आपका अगर आप सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो वहां तकरीबन 24.6% दलित है, या फिर सेंट्रल दिल्ली की बात करें वहां 23.4% दलित है। तो ये सब्सटेंशियल अमाउंट है जिसको दलित वोटर जिसके पक्ष में जाएगा उसके लिए सरकार बनाना आसान हो पाएगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या महज एक मूर्ति को किसी व्यक्ति ने अपमानित किया, क्या उसकी वजह से पूरा चुनाव पलट जाएगा? क्या सारे दलित एकजुट होकर किसी उस पार्टी के खिलाफ वोट दे देंगे? ऐसा होता नहीं है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि कम से कम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे राजनीति हो रही है। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि पंजाब के अंदर जो दलितों की संख्या है वो 30% से ज्यादा है, और इसीलिए अचानक आपने आज से कई साल पहले ये देखा कि अरविंद केजरीवाल के
जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं उसके ठीक पीछे दो तस्वीरें आ गई। उसमें एक तस्वीर बाबा साहब अंबेडकर की थी, दूसरी भगत सिंह की तस्वीर थी। तो ये बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाने के पीछे का कारण ही यही था कि पंजाब हो या दिल्ली, वहां के जो दलित वोटर हैं उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश की जाए। ये पूरा खेल है इसके पीछे। लेकिन मैं बार बार इस बारे में कहता हूं कि जितना बाबा साहब अंबेडकर को लेकर राजनीति की जा रही है, चाहे वो अमित शाह के नाम पे की जाए, चाहे किसी मूर्ति भंजन के नाम पे की जाए, क्या उतना ही अपलिफ्टमेंट दलितों का जमीन पर होता हुआ दिखता है क्या? आज भी आप दिल्ली छोड़ दीजिए, देश के सैकड़ों ऐसे इलाके हैं जहां रोज ऐसी खबरें आती हैं, किसी दलित को मूंछ बढ़ाने के नाम पे उसके साथ अपमान होता है, उसके मुंह में पेशाब कर दिया जाता है, वो घोड़ी पर चढ़ जाता है तो उसका अपमान किया जाता है, वो अगर कहीं अच्छी जगह बैठ जाए तो उसका अपमान किया जाता है। जब तक राजनीतिक पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जब तक इसके खिलाफ कोई मुहिम शुरू नहीं करते, तब तक सिर्फ ये टोकनिज्म करने से काम नहीं चलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को पार्टी का अध्यक्ष बनाया, वो दलित समाज से आते हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर चन्नी साहब को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन क्या इतने बड़े पद देने मात्र से काम चल जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया, द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी जो समाज से आते हैं उनको राष्ट्रपति बनाया। क्या उसकी वजह से देश में आदिवासियों की स्थिति सुधर गई? क्या उसकी वजह से दलितों की स्थिति सुधर गई? तो दिक्कत क्या है कि जब तक उस समाज को आगे लाने के लिए कोई समग्र कार्यक्रम नहीं होगा, तब तक काम नहीं चलेगा। तो जो ये कहते हैं कि कहीं मूर्ति का अपमान हो गया, क्या शिवाजी की मूर्ति गिरी महाराष्ट्र के अंदर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई क्या? कोई उसका असर नहीं हुआ, क्योंकि लोग इन सब चीजों में फर्क करना जानते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि ये सारी की सारी राजनीति इसलिए हो रही क्योंकि सिंबोलिज्म में और असलियत में फर्क करना कहीं ना कहीं लोग सीख रहे हैं। आशुतोष, सिंबोलिज्म और असलियत में फर्क करना कहीं ना कहीं वोटर सीखना शुरू हो गया। लेकिन एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, उसके बाद संगीत रागी के पास भी हम चलेंगे। हरियाणा सरकार पर अब अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका यह कहना है कि यमुना का पानी जहरीला करने में हरियाणा सरकार का हाथ है। उनका कहना है कि 30% दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल पाएगा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी का जवाब भी उस पर आ गया है और उनका कहना है कि केजरीवाल के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर, उनकी फितरत भी है, उनकी सोच भी है, आरोप लगा करके भाग जाओ। एक कहावत है कि थूको और भागो। ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। वो अमोनिया की बात करते हैं, परंतु वो ये ध्यान नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि पानी की कमी है। पानी की कोई कमी नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है उनका। तो एक बार फिर हरियाणा वर्सेस दिल्ली और केजरीवाल वर्सेस नायब सिंह सैनी, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। और इलेक्शन कमीशन ने भी इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मंगवाई है। कल तक रिपोर्ट पेश करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है। संगीत रागी जी,
देखिए, हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बार बार बाहर की जो घटनाएं उनको लेकर राजनीति शुरू हो गई और दलित का मुद्दा यह काफी बड़ा होता जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुंबई में सैफ अली खान के घर पे हमला होता है, कानून सुव्यवस्था का प्रश्न उठाए जाते हैं और बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश होती है। और अब अमृतसर में घटना होती है और दलित वोटरों को लेकर अब दिल्ली के चुनाव में यह मुद्दा उठाया जा रहा है। कैसे देखेंगे आप इस पूरे मामले को, संगीत रागी? साहिल, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर मुझे अब तरस और दया आने लगी है। ये व्यक्ति वैसे ही है। एक बहुत पहले एक फिल्म देखी थी जिसमें बिहार का एक पॉलिटिशियन कहता है, वो बिहार का ही परिप्रेक्ष्य था, कहता है कि देखिए डैम मत बनाइए, यदि आप इसमें से बिजली निकाल देंगे तो इसकी तो सारी की सारी ताकत ही चली जाएगी, फिर इसके सिंचाई कैसे आप कर पाएंगे। यदि पानी में जहर मिलाया गया तो पानी के सारे पानी रोक करके दिल्ली के लोगों के लिए जो है वो शुद्ध किया जाता है और बाकी पानी बह करके और जगह नहीं जाता, ऐसा तो है नहीं। तो इस पर आप सिर्फ तरस खा सकते हैं। हंसी का पात्र अरविंद केजरीवाल हो गए हैं। दूसरी बात आप देखेंगे, अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति दूसरों पर एक्यूज करना और बिना सबूत के भी एक्यूज करना और माफी मांग लेना है। तीसरी बात, कभी भी अपने को जिम्मेदार वो कहीं नहीं ठहराते हैं। चाहे जमुना का पोल्यूशन के बात आए, अभी उनके प्रवक्ता की बात सुन रहे थे, अरे एक व्यक्ति को भी यदि विदेश डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर उनके स्कॉलरशिप पर भेजा गया हो, अरे भाई जितनी भी राज्य सरकारें हैं वे सारे के सारे टैलेंटेड लोगों को स्पॉन्सर करती हैं। ये कोई आप बहुत बड़ा बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये बात कह देना भाई, कई बार तो मैं सोचता हूं कि अपने फेलियर को भी आम आदमी पार्टी किस प्रकार से प्रायोजित करती है और पेश करती है, ये हैरान कर देती है। इसी दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा था कि हम इतनी सारी स्कूलें बनाने, खाक क्या स्कूल बनाया, उसका तर्क क्या आता है, हमने इतने 1000 कमरे बनवा दिए, लेकिन अब उसी स्कूल का एक्सटेंशन। लेकिन ये मूर्ति वाला मुद्दा चलेगा। देखिए, महाराष्ट्र में भी नहीं चला था। अभी आशुतोष ने कहा कि महाराष्ट्र में पूरी शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई, उसके बावजूद भी वो मुद्दा नहीं चल पाया। अब अमृतसर में वहां पर कहीं हमला होता है, वो वाला मुद्दा यहां पर चल पाएगा क्या? यहां के लोग तो सोचेंगे दिल्ली में क्या हो रहा है, उसको लेकर ही बात होगी ना। नहीं, शाहिल, मैं आशुतोष की बात से सहमत हूं। इसको राजनीतिक तौर पर देखिए, यदि आज राहुल गांधी उठा रहे हैं मुद्दे अंबेडकर का, जीवन भर कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया और आज राहुल गांधी संविधान लेकर के जय भीम का नारा लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू ने जिस अंबेडकर को हराया उसको सबसे पहले पद्म के प्लीज हम अपनी बोल लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात में। नहीं, आप संगीत जी बात को गलत बोलेंगे तो सर मुझे बोल लेने दीजिए, आप इसके बाद बोलिएगा ना। अंबेडकर के पुतले किसने जलाए, जरा बताइए। नहीं, आप मत रोकिए ना, उसके लिए इस संविधान अरे सर आप मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा ना। आरएसएस ने कहा। पंडित जी आज की बात करते हैं, आज की बात करते हैं, पुरानी बातें निकलेगी तो बहुत सारी निकलेगी। मुझे केवल ये पूछ लीजिए इनसे कि आरएसएस ने आज तक किसी दलित को अपना चीफ बनाया कि नहीं, पंडित नेहरू ने पहले अपने भारत रत्न ले लिया, उनकी बेटी ने फिर अपने भारत रत्न ले लिया, फिर राजीव गांधी को भारत रत्न ले लिया, आने वाले दिनों में राहुल गांधी को भारत रत्न दे दीजिएगा, फिर प्रियंका गांधी के बेटे को भारत रत्न दे दीजिएगा, पूरे गांधी परिवार को दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सही, आरक्षण का विरोध कौन किया था? चलिए आज की स्थिति में बात करते हैं। संगीन आरोप लगा रहे हैं, ठीक है संगीत रागी जी, पुरानी बातें नहीं करते हैं, आज की बात पर आते हैं। पुराने मुद्दे निकलेंगे ना तो इतिहास में बहुत सारे मुद्दे निकलेंगे और सभी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मनुस्मृति, हाँ चलिए, समय खत्म हो रहा है, चलिए 10 सेकंड में खत्म करिए संगीत रागी जी। आखिर में मुझे अनुराग ढांडा से भी पूछना है, परिवार के गर्भ के बच्चे को भी आज ही भारत रत्न दे दीजिए, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये मत कहिए कि अंबेडकर के सम्मान। चलिए आखिर में आप तो मत बोलिए, कांग्रेस पार्टी अंबेडकर के सम्मान। चलिए दोनों को थोड़ा शांत करिएगा। आखिर में अनुराग ढांडा, अब पंजाब के मामले में आप पर आरोप लग रहा है, आप सीधे सीधे हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं। 20 सेकंड में आप बता दीजिए, उसके बाद आरपी सिंह भी बात करेंगे। ये गलत बात है। नहीं, बस एक मिनट जरा, अनुराग ढांडा जल्दी बोलिए। बड़ा सीरियस आरोप लगा दिया है कि भाई अमोनिया मिक्स किया गया, बायोलॉजिकल वॉरफेयर बता रहे हैं आप एक तरीके से। जी बोलिए। मैं 10 सेकंड लूंगा सर साहिल जी।
मुझे लगता है विंडोज में गलत प्रिंट हो गया है। संगीत रागी जी के आगे बीजेपी प्रवक्ता और आरपी सिंह जी के आगे राजनीतिक विश्लेषक होना चाहिए था। वो बीजेपी का नाम आरपी सिंह जी एक बार भी ले नहीं रहे, वो क्या योजनाएं लाए, और संगीत रागी जी उनका गुणगान करते थक नहीं रहे हैं। हमारा तो अगर बाबा साहब के प्रति अगर आपको देखना है कि कितना डेडिकेशन है, तो ये गारंटीज देख लीजिए, केजरीवाल जी की 15 गारंटीज, इनके अंदर हर वो चीज शामिल है जो गरीब दलित वर्ग के लिए बाबा साहब करना चाहते थे। वो सारी चीजें इन 15 गारंटियों के अंदर शामिल हैं। हम काम करते हैं जमीन पे, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने आखिर में का आरपी काम सिंह कर रहे हैं। हम इनकी तरह ओछी यही मुद्दा लगाए रहेंगे आप, दलित वोटों के लिए अमोनिया के लेवल डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अपमान। आरपी सिंह जल्दी से आखिरी 30 सेकंड बाकी है हमारे पास। आरपी सिंह। साहिल बाबा साहब का कितना सत्कार करते हैं। मैंने अभी शुरू में बताया कि जब सुनीता केजरीवाल जी, जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, जब अपना वक्तव्य देने आती थी तो बाबा साहब जी का चित्र उठा दिया था पीछे से और केजरीवाल का चित्र लगा दिया। सबने देखा वो, और सबने तब प्रश्न भी उठाया भी कैसे क्या क्या नहीं है। और ये तो सिर्फ बताया ना, ये सिर्फ फोटो आप के लिए, सिर्फ एक सोचते हैं कि हम फोटो लगा लेंगे तो शायद वोट पड़ेंगे। चलिए, ये सबको जानकारी है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। परंतु जहां तक पानी का मामला है, ये बड़ा सीरियस स्वरूप है। मेरा एक निवेदन है साहिल आपसे, अपना कोई भी आप कैमरामैन जो भी आए, ये एज इट इज चले, मेरे साथ चले, उधर से हांडा के साथ चलें जी। अभी चलते हैं, दोनों के दोनों चलते हैं, सोनीपत चलते हैं, जहां से पानी आता है, वहां पर दोनों एक एक गिलास पानी पीते हैं। अगर जहरीला होगा तो पहले मैं पीऊंगा, अगर मैं मर गया तो उसके बाद फिर सारा मामला खत्म। अगर जहरीला पानी को मैं इस बात को कह रहा हूं। आखिरकार जब भी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, मेरे पास समय पूरा खत्म हो रहा है। देखिए, जब भी अंबेडकर की बात निकलती है तब हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाता है कि डॉक्टर अंबेडकर की असली वारिस जो है वो उन्हीं की पार्टी है और डॉक्टर अंबेडकर के लिए उन्होंने जितना किया उतना किसी ने नहीं किया है। लेकिन आखिरकार जब विधानसभा चुनाव की बात होगी तब लोग यही पूछेंगे कि आपने उस जगह के लिए क्या किया, और उसी का जवाब आखिरकार तीनों पार्टियों को दिल्ली के वोटरों को देना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के चुनाव में अलग अलग जगहों से कई मुद्दे निकल रहे हैं और इसी को लेकर दंगल में हमने आज चर्चा की है। आखिरकार देखना है कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर हमला करने वाला शख्स, उसके पीछे का मोटिव क्या था, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही।